Hello students, how are you? Welcome to again my YouTube channel Chemistry by Engineer रवीन ठाकुर। आज मैं रेजोनेंस वाला जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसी एक कंटिन्यूटी में है। यह वीडियो रेजोनेंस का सेकंड पार्ट है, मीन्स पार्ट 2 है। रेजोनेंस एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है, मैं बताया हूँ जीओसी का, उसी का पार्ट 2 में बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में आपको यह पढ़ाया था रेजोनेंस होता क्या है। आज मैं बता रहा हूं कि जो रेजोनेंस जब कोई कंपाउंड करता है तो रेजोनेंस से कोई कंपाउंड अपने स्टेबिलिटी को इन्हेंस करता है। तो रेजोनेंस से कंपाउंड अपने स्टेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए क्या करता है, तो जिस वजह से उसका स्टेबिलिटी लो है उस रीजन को डिक्रीज करता है। और इसमें मैं बताया था कि पाई बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड्स का स्टेबिलिटी दूसरे से कम होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में, इसलिए पाई बॉन्ड को ब्रेक करना भी इजियर रहता है। कोई भी अटैकिंग रिएजेंट आराम से उसके ऊपर अटैक करके उसके पाई बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है और पाई बॉन्ड को ब्रेक करके उसके इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और उसे बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और सेकेंडली, जहां भी पाई बॉन्ड रहता है वहां पे सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर रहता है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रो लविंग स्पेसीज ईजिली अट्रैक्ट हो सकता है। ये मैं आप सबको बताया था, जिस वजह से मोलिक्यूल अपने स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए अपने पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज करता है, मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कराते रहता है। अब मैं बताया था कि पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कैसे मोलिक्यूल कराता है वो तो मोलिक्यूल के अलावा कोई नहीं जानता है, लेकिन हम लोग मोलिक्यूल के अंदर जो पाई बॉन्ड है उसके पोजीशन को चेंज करके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स राइट करते हैं और उस सभी स्ट्रक्चर्स को कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। आज मैं यही बताने जा रहा हूं कि जो स्ट्रक्चर्स हम लोग राइट करते हैं तो खुद हम लोग राइट करते हैं, तो राइट करते वक्त किस चीज़ का, मीन्स किस कंडीशन का, किस पॉइंट का हमें ख्याल रखना होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम लोग अपने इमेजिनेशन के बेसिस पे राइट करते हैं, तो सब के सब इमेजिनरी होता है। बट जब आप इमेजिनेशन के बेसिस पे राइट करोगे तो उसके लिए कुछ रूल्स होता है। केमिस्ट्री के रूल्स को फॉलो करते हुए ही आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर राइट कर सकते हो। तब पॉइंट यह है कि केमिस्ट्री का रूल्स क्या है, मीन्स केमिस्ट्री का क्या क्या रूल्स है। तो रूल नंबर 1 यह है रूल नंबर 1 यह है कि किसी कंपाउंड के जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर सिग्मा बॉन्ड का नंबर सेम रहना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसका मीनिंग यह हुआ कि ड्यूरिंग राइटिंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ए रेजोनेटिंग कंपाउंड वी नेवर ब्रेक एंड नेवर फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। न सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करेंगे न सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म करेंगे, पहली बात हो गई। अब कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स राइट करने का क्या कंडीशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं वही एग्जांपल लिया हूं जिस एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं रेजोनेंस, ब्यूटाओनथ्रीडाइन। इस ब्यूटाओनथ्रीडाइन के कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को राइट करने जा रहा हूं। आप सबको पता है, मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि ये भी ब्यूटाओनथ्रीडाइन का एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर ही है, लेकिन इससे दूसरे कैसे राइट करते हैं। तो दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर राइट करने के लिए हम लोग पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और पाई बॉन्ड को दूसरा पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इसमें सबसे पहला रूल है, एक तो रूल हो गया फर्स्ट रूल कि सिग्मा बॉन्ड को ना ब्रेक कर सकते हो ना फॉर्म कर सकते हो, फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल यह है कि किसी कंपाउंड के जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स उनके पास पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहना चाहिए, उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। मीन्स सबके पास पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए। ये जो बात मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए पहले देखो यहाँ पे ये जो हमारा ब्यूटाओनथ्रीडाइन है इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को मैं राइट कर रहा हूँ। तो कैसे राइट करेंगे, क्योंकि हमें पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, पाई बॉन्ड फॉर्म करना है। तो इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 21 कार्बन का 21 कार्बन का है, बोथ पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। दोनों के यहाँ शिफ्टिंग से यहाँ आ गया निगेटिव। अब ये चाहेगा कि यहाँ पॉजिटिव हो, तो इसके लिए दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ आ गया पॉजिटिव, यहाँ है निगेटिव, इनके बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर यह है
CH2 माइनस CH CH2 प्लस। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग शिफ्ट करके और पाई बॉन्ड को ब्रेक करके न्यू पाई बॉन्ड को फॉर्म करके जो स्ट्रक्चर्स राइट किए, देख लो यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। मीन्स रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और पाई बॉन्ड ही फॉर्म होता है। और इस काम करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। पहले वाले पाई बॉन्ड में जहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वो वहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो शिफ्ट करेगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा तो इलेक्ट्रॉन वहाँ शिफ्ट करके आएगा। तो रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट और उसी का डीलोकलाइजेशन होता है। अब शिफ्टिंग इसका अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, इसलिए एक और कैनोनिकल स्ट्रक्चर में लिखा। कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखते वक्त डबल एरो देते हैं। इसका मीनिंग होता है यह स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो सकता है और यह स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो सकता है। इधर कर दो तो CH2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ निगेटिव आ गया, ये दोनों यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अब यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो फिर इनके बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और यहाँ निगेटिव आ गया। तो ये तीसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर हुआ। ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर मैं राइट किया हूँ पाई बॉन्ड के पोजीशन को चेंज करके, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके पाई बॉन्ड को फॉर्म करके, इसको आप चलो देख लो कि इसमें वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। कंडीशन यह है कि सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर के पास पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे कार्बन के पास कोई अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है एंड ऑल कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म किया है तो ऑल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड में यूज कर लिया है, तो उसके पास कोई अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जब अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जनरली पेयर्ड रहते हैं। तो हमारे इस कंपाउंड के ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, इसके किसी भी कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 हो गया। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 हो गया सब में, तीनों में। इसमें तो क्लियर हो गया 0 है, क्योंकि कहीं पे कोई सारे कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं, तो सबके पास सबने अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में यूज कर लिया है, तो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। यहाँ पे आइए, यह दोनों कार्बन तो 4 बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, ये कार्बन 3 बॉन्ड फॉर्म किया है 2 हाइड्रोजन से और एक कार्बन से, और एक इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से 3 बॉन्ड फॉर्म कर लिया है और एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या हुआ, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर दिया है। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन 3 से बॉन्ड फॉर्म किया है और चौथे इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट कर दिया है। तो इस कार्बन के पास भी कोई अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो अनपेयर्ड नहीं होगा। यहाँ आते हैं, इस कार्बन के पास नेगेटिव है, यह कार्बन में 3 बॉन्ड फॉर्म किया है। इसका मीनिंग हुआ कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड फॉर्म किया है और एक इलेक्ट्रॉन इसका अनबॉन्डेड है, ऊपर से निगेटिव भी है। मीन्स इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है दूसरे एटम का। तो आप देखो इसके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन से एक साथ है तो क्या होगा, वो पेयर हो जाएगा। तो यह लोन पेयर इसके पास है। पेयर होने का मीनिंग है इसके पास कोई अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। मीन्स हमारे इस कंपाउंड के पास भी, इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर के पास भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिमिलरली यहाँ भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इस तरीका से आप देख रहे हो कि इस ब्यूटाओन्थ्रीडाइन के ऑल 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आगे देखता हूं तुम सबको मैं पढ़ाया हूं कि रेजोनेंस पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन है और पाई बॉन्ड को ब्रेक करके ही आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स राइट करते हो। तो कोई बच्चा बोल सकता है कि सर इस ब्यूटाओन्थ्रीडाइन के जो पाई बॉन्ड को ब्रेक किए हैं, बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किए हैं यहाँ पे, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बॉन्ड को इस तरीका से ब्रेक कीजिए, बॉन्ड को होमोलिटिकली भी ब्रेक किया जा सकता है,
यहाँ से ब्रेक करो, मीन्स इस पाई बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों कार्बन का, इस तरह से ब्रेक करो कि दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के पास रह जाए। यहाँ भी सेम उसी तरीका से। तो ऐसे क्या होगा जी, अगला स्ट्रक्चर यह होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। इस पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से इस कार्बन के पास एक अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास भी 1 अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन आ गया। इस बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ भी एक अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ भी आ गया। तो अगला स्ट्रक्चर यह हो जाएगा CH2, इस कार्बन के पास एक अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों कार्बन आपस में पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो इस तरीका से भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन नहीं, यह कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं है ब्यूटानोथिडाइन का। क्यों? क्योंकि यह हमारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर का जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है, ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ए कंपाउंड मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे देखो, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया कितना, 2। एक यहां भी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन दिख रहा है अलग, अनबॉन्डेड, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 से बॉन्ड फॉर्म किया और एक इलेक्ट्रॉन इसका अनबॉन्डेड है। सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे है तो अनपेयर्ड ही होगा। ये भी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर के पास, इसके पास, इस स्ट्रक्चर के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है जी, 2 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। अभी मैं बताऊं, यही तो स्ट्रक्चर है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में है, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 0। तो हमारे ब्यूटानोथिडाइन का ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो कभी भी इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये नहीं हो सकता है। मीन्स ये फर्स्ट और सेकेंड आपस में कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, बिकॉज दे हैव नो इक्वल नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और आपको एक और बात, आपको पेयर्ड अनपेयर्ड दोनों एक साथ चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम हो गया तो पेयर्ड डेफिनेटली सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आइटम्स इन्वॉल्व है कंपाउंड में, उसको तो हम चेंज कर नहीं रहे हैं, आइटम्स तो वही हैं। तो उनके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, इसलिए आपको पेयर्ड अनपेयर्ड दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीका से मैं बताया कि हाउ टू राइट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ए कंपाउंड। कैनोनिकल स्ट्रक्चर राइट करते वक्त किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, किस कंडीशन को आपको देखना होगा। 2 तो हो गया, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक फॉर्म नहीं होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यह है कि सबके पास पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए। अब थर्ड कंडीशन आप देखो, थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सीन कंडीशन। वो थर्ड जो कंडीशन है वो ज़्यादा आपको दिखेगा कंपाउंड्स के अंदर। तीसरा कंडीशन यह है, तीसरा कंडीशन बोलो, क्राइटेरिया बोलो, यह है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो आप राइट करते हो उसमें कभी भी सेकेंड पीरियड के जो एटम्स हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वही उन्हीं के ऊपर ऑक्टेट रूल स्ट्रिक्टली लगता है। मीन्स हमारा थर्ड कंडीशन यह है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ ए कैनोनिकल स्ट्रक्चर कांट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। थर्ड कंडीशन यह है। मीन्स आप देखो यहां पे यह स्ट्रक्चर किसी का कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें आप देख लो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, 2 बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर और 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। 5 बॉन्ड का मीनिंग हुआ नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड का कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, बिकॉज नाइट्रोजन इज सेकेंड पीरियड एलिमेंट। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट सेल में
मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है। क्यों? क्योंकि सेकेंड पीरियड एलिमेंट के पास सेकेंड पीरियड एलिमेंट के पास N2 होता है, आउटर मोस्ट L2 होता है, तो इनके पास L कितना होगा? L होगा 0 1। L0 का मीनिंग हुआ S सब सेल, L1 का मीनिंग हुआ P सब सेल। S सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, P सब सेल में मैक्सिमम 6 रहेगा। दोनों मिला करके मैक्सिमम कितना हो सकता है जी? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आप रखोगे तो वह कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। इसलिए सेकेंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट, वो नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या कार्बन हो, अपने आउटर मोस्ट सेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है। अगर रख रहा है तो वह कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ये ले सकते हैं। ये भी नहीं हो सकता है, ये भी किसी का कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी नाइट्रोजन देख लो 5 बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड फॉर्म करने का मीनिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन्स आता है, और इस तरीका से यह कंपाउंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स नहीं हो सकता है। ओके, तो यह था कैनोनिकल स्ट्रक्चर राइट करने का तरीका। अब मैं बताने जा रहा हूँ कैनोनिकल स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी का मेथड क्या है। मीन्स किस तरह से पता करोगे कि मोर देन 1 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स किसी कंपाउंड का है, तो उसमें कौन कैनोनिकल स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन कैनोनिकल स्ट्रक्चर सबसे कम स्टेबल होगा, एंड व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ कैनोनिक स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इस चीज़ को देखो जी। तो हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टडी करने जा रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे? तो चलिए, रूल नंबर 1, इसमें रूल नंबर 1 यह है कि सबसे पहले देखेंगे हाईएस्ट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट रूल इज दैट कैनोनिकल स्ट्रक्चर विल बी मोस्ट स्टेबल व्हिच हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर के पास सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। तो चलिए, इस चीज के बेसिस पे मैं ब्यूटाओथ्रिडाइन के कैनोनिकल स्ट्रक्चर का ही स्टेबिलिटी चेक कर रहा हूं। एज फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटाओथ्रिडाइन का यह कैनोनिकल स्ट्रक्चर है 3, फर्स्ट, सेकंड, ये मैं बताया हूं तुम लोगों को कैसे लिखा जाता है। थर्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर यह है, राइट। अब इन तीनों, पहला हमारा क्राइटेरिया है कैनोनिकल स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी चेक करने का, कोवेलेंट बॉन्ड। मींस दैट कैनोनिकल स्ट्रक्चर विल मोस्ट स्टेबल व्हिच हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जिसके पास सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। अब ये तो बड़ा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे चेक करें, इतना सारा बॉन्ड है मॉलिक्यूल के अंदर। तो डोंट वरी, all canonical structures of a compound have same number of sigma bond। क्योंकि कैनोनिकल स्ट्रक्चर राइट करते वक्त हम लोग सिग्मा बॉन्ड को तो चेंज ही नहीं करते हैं, न उसको फॉर्म करते हैं ना ब्रेक करते हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर राइट करते वक्त, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर राइट करते वक्त क्या चेंज करते हैं जी? तो पाई बॉन्ड। तो आपको केवल पाई बॉन्ड काउंट करना है। जिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड होगा वह कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपका मोस्ट स्टेबल होगा। तो देख लीजिए, इसमें पाई बॉन्ड कितना है जी? 2 है। इसमें पाई बॉन्ड कितना है? 1 है। इसमें पाई बॉन्ड कितना है? 1 है। तो सेकेंड और थर्ड में पाई बॉन्ड का नंबर क्या है? 1 है। लेकिन फर्स्ट में पाई बॉन्ड 2 है। इसका मीनिंग सबसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड किस में हो गया? फर्स्ट में। इसके पास हाईएस्ट कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, हाईएस्ट कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड हाईएस्ट हो गया। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट हमारा क्या हुआ? मोस्ट स्टेबल हुआ। मीन्स यहाँ पे फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल।
मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। मीन्स ब्यूटाओथ्रिडाइन का इस तीनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर में फर्स्ट वाला मोस्ट स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है। अब आप में से कितना बच्चा को लगेगा कि सर हाईएस्ट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होने की वजह से ये मोस्ट स्टेबल कैसे हो गया? तो उसका रीजन यह है कि किसी कंपाउंड के जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर रहते हैं वो सब तो एक ही कंपाउंड का ही अलग अलग स्ट्रक्चर्स रहता है, जहाँ पे पाई बॉन्ड को ब्रेक करके पाई बॉन्ड को फॉर्म करके लिखा जाता है। अब इसमें होता यह है कि जिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर के पास सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होगा, सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड होगा, उस कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के ऑलमोस्ट एटम्स का ऑक्टेट फुलफिल रहता है। लगभग ऑलमोस्ट एटम का अगर ऑक्टेट फुलफिल रहेगा तो सभी एटम स्टेबल रहेगा। अगर किसी कंपाउंड के किसी मोलेकुल का ऑल एटम स्टेबल है तो पूरा मोलेकुल स्टेबल है। यही वजह है कि रूल हम लोगों ने बना दिया कि जिसके पास सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होगा वही आपका मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा। और इस तरीका से हमारा ब्यूटाओथ्रिडाइन का स्ट्रक्चर क्या हो गया? मोस्ट स्टेबल। अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 बोलता यह है कि अगर मोर देन वन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के पास सेम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हो जाए तो चार्ज सेपरेशन देखेंगे। जिसमें चार्ज सेपरेशन होगा वो लेस स्टेबल होगा, जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होगा वो मोर स्टेबल होगा। खैर, तब तक यहां मैं बता दे रहा हूं, यहां पे दोनों के पास कोवलेंट बॉन्ड का नंबर सेम है और दोनों में ही चार्ज सेपरेशन है और दोनों में ही सेम कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव। इसलिए ब्यूटाओथ्रिडाइन का फर्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल होगा और सेकेंड और थर्ड का स्टेबिलिटी इक्वल होगा। मीन्स सेकेंड और थर्ड यहाँ पे इक्वली स्टेबल होगा, इक्वली स्टेबल होगा। इन दोनों का स्टेबिलिटी सिमिलर होता है, सिमिलर साइन है यह। ओके, तो सेकेंड रूल को मैं बताने जा रहा हूं और इसका एग्जाम्पल देखो जी। सेकेंड रूल यह है कि if more than one canonical structures have same number of covalent bond then we see charge separation. चार्ज सेप मीन्स जिस मॉलिक्यूल चार्ज सेपरेशन देखेंगे। इफ ए कैनोनिकल स्ट्रक्चर है चार्ज सेपरेशन देन दैट कैनोनिकल स्ट्रक्चर विल बी लेस स्टेबल। मीन्स जिसके अंदर चार्ज सेपरेशन है वो लेस स्टेबल होगा, जिसके अंदर चार्ज सेपरेशन नहीं है वो मोर स्टेबल होगा। अब इसका एग्जांपल तो आप देखिए यहां पे मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस। फिलहाल मैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बता रहा हूँ। अब आप देखिए इन दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर को कंपैरिजन करते हैं। दोनों आपस में कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, दोनों के पास पाई बॉन्ड का नंबर सेम है, 1 पाई बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड। तो पहला कंडीशन तो दोनों में सेम हो गया। जब मोर देन वन कैनोनिकल स्ट्रक्चर के पास अगर पाई बॉन्ड का नंबर सेम हो जाए, कोवलेंट बॉन्ड का नंबर सेम हो जाए, तब देखेंगे चार्ज सेपरेशन। तो इस मॉलिक्यूल में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, मीन्स किसी के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है और यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो गया। चार्ज सेपरेशन का मीनिंग हुआ मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाना। यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट वाला क्या हुआ? मोर स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या होगा? स्टेबिलिटी फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, राइट। अब थर्ड रूल यह है, थर्ड रूल इफ मोर देन वन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैव चार्ज सेपरेशन, अगर मोर देन वन कैनोनिकल के पास चार्ज सेपरेशन है, मीन्स अगर आपको जिस दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करना है उन दोनों के अंदर चार्ज सेपरेटेड है, तब कैसे डिसाइड करोगे? अगर दोनों के अंदर चार्ज सेपरेटेड है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए रूल यह होता है
कि हम लोग यह देखते हैं इफ बोथ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैव चार्ज सेपरेशन देन दैट कैनोनिकल स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल इन विच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज नेगेटिव चार्ज। मतलब यह हुआ कि अगर दोनों ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर में चार्ज का सेपरेशन है, जैसे यहां पे देखिए इस कंपाउंड में कितना पाई बॉन्ड है 1, यहां पे कितना पाई बॉन्ड है 1, तो कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर सेम हो गया। अब अगला कंडीशन चेक करेंगे तो अगला क्या है रूल, चार्ज सेपरेशन। तो यहां भी नेगेटिव चार्ज है, यहां भी नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज सेपरेशन भी हो गया दोनों के पास। तो क्या देखेंगे, वो देखेंगे कि अगर किसी कैनोनिकल स्ट्रक्चर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो वह कैनोनिकल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा। तो इन दोनों में देखिए, यहां पे कार्बन पे नेगेटिव है, यहां पे ऑक्सीजन पे है। कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन। इसलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव जब होगा तो यह कैनोनिकल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा जब कार्बन पे नेगेटिव होगा तब, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग वह कैनोनिकल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड इज मोर देन फर्स्ट, राइट। अब यहाँ पे पॉइंट यह था कि ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और उसको इलेक्ट्रॉन आप दे देते हो तो स्टेबल हो जाएगा। अगर कोई कुछ चाहता है और चाहत पूरा कर दोगे तो खुश हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो वही बात यहाँ भी है। जैसे मान लो बहुत दिन से भूखे हो और आपको खाना कोई दे दे तो आप स्टेबल भी हो जाओगे और आप खुश भी हो जाओगे। जो चाहते हो आपको मिल जाएगा तो आप स्टेबल हो जाओगे। सेम हियर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन, और उसके इलेक्ट्रॉन जब मिल गया तो स्टेबल हो जाता है। इसलिए किसी कैनोनिकल स्ट्रक्चर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो वह कैनोनिकल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा। लेकिन जस्ट इसका उलट, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसका स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगा। अब अगला रूल, नेक्स्ट रूल यह है, हालांकि इसी तीनों रूल से हम लोग किसी भी कंपाउंड के कैनोनिकल स्ट्रक्चर को कंपेयर कर सकते हैं। बाद बाकी अब आपको कॉमन सेंस लगाना है, और इसके लिए मैं एक छोटा सा पहले एग्जांपल दे रहा हूं, फिर उसके बाद IIT 2007 में क्वेश्चन एक आया था उसको डिस्कस करेंगे। तो देखो जी, आपको बताना है कि इन दोनों ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर में मोर स्टेबल कौन है। फर्स्ट और सेकेंड में मोर स्टेबल कौन है। देखो जी, इससे मोर स्टेबल स्टूडेंट को लग रहा होगा कि ऑक्सीजन भी नेगेटिव यहाँ पे है, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव है। ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो अनस्टेबल होगा। तो ये तो राइट है कि ऑक्सीजन में पॉजिटिव आएगा तो उसका स्टेबिलिटी बहुत कम होगा। लेकिन रूल हमारा क्या है, सबसे पहले क्या देखेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। इसके पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं है और यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड के रूल के अकॉर्डिंग हमारा सेकेंड फर्स्ट से मोर स्टेबल हुआ, और स्टेबिलिटी सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, मीन सेकेंड से फर्स्ट से ज़्यादा होगा। रीजन यह हुआ, राइट। ऐसा लेकिन होता क्यों है, तो इसके पीछे रीजन यही है कि कार्बन, देखिए यहाँ पे देखो कार्बन का ऑक्टेट फुलफिल नहीं है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन पे भले पॉजिटिव चार्ज है बट ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट फुलफिल है और सभी एटम का ऑक्टेट फुलफिल है। यही वजह है कि कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब इसके बाद हम लोग IIT का क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब देखो ये IIT 97 का क्वेश्चन है, 97।
विच इज लीस्ट स्टेबल। आपसे पूछ रहा है कि इस चारों कैनोनिकल स्ट्रक्चर में लीस्ट स्टेबल कौन है। तो मैं रूल आपको क्या सिखाया हूँ, सबसे पहले आप चेक करो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स मीन्स पाई बॉन्ड्स। इसके पास कितना है जी, 2 है। इसके पास भी कितना है, 2 है। इसके पास भी कितना है, 2 है। इसके पास भी कितना है, 2 है। मीन्स ऑल हैव सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, सबके पास पाई बॉन्ड का नंबर सेम है। तो फिर उससे चेक होगा नहीं कोवलेंट बॉन्ड से। अब अगला चार्ज सेपरेशन, तो ऑल हैव चार्ज सेपरेशन देख लो, सब में चार्ज सेपरेशन है, हमारे सभी कैनोनिकल में निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है। इसका मीनिंग हुआ चार्ज सेपरेशन से भी अब चेक नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसमें आप देख रहे हैं नाइट्रोजन है पॉजिटिव, नाइट्रोजन है पॉजिटिव, नाइट्रोजन पीसी में पॉजिटिव नहीं है। तो आप देख रहे हो कि इन दोनों पे नाइट्रोजन है पॉजिटिव है। मीन्स फर्स्ट और सेकंड जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है इसमें नाइट्रोजन है पॉजिटिव है। नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, लो होगा। तो क्लियर हो गया कि ए और बी सी और डी से कम स्टेबल होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव। यहाँ भी नाइट्रोजन पॉजिटिव है, यहाँ भी नाइट्रोजन पॉजिटिव है। ऐसे नाइट्रोजन पॉजिटिव तो सब में रहना चाहिए। नाइट्रोजन अगर कहीं भी 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव ऑलवेज होगा। इसलिए नाइट्रोजन पॉजिटिव भी चारों ही स्ट्रक्चर में है। नाइट्रोजन पॉजिटिव ऑल 4 में है, तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव डिसाइड नहीं कर सकता है। सब में ऑक्सीजन भी निगेटिव है, 1 निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव। हाँ, यहाँ 2 ऑक्सीजन पे निगेटिव है, 2 ऑक्सीजन पे निगेटिव है। तो देखो जी, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो नाइट्रोजन पॉजिटिव सब में है, और डी ऑप्शन में, डी जो हमारा ऑप्शन है उसमें 2 ऑक्सीजन पे निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है और यहाँ पे निगेटिव है, और सब में 1 ऑक्सीजन पे निगेटिव है। तो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन पे निगेटिव होने का मीनिंग हुआ कि वो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज का मीनिंग हुआ स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। लेकिन हमें पता करना है लीस्ट स्टेबल, तो हम लोग डी को छोड़ के अब इन दोनों में देख रहे हैं। तो इन सब में क्या है कि यहाँ पे आप देखो 2 पॉजिटिव चार्ज अगल बगल है। पॉजिटिव चार्ज अगल बगल होने का मीनिंग हुआ कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, निगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, बट पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। इसी रिपल्सिव फोर्स की वजह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन लीस्ट स्टेबल हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम होगा, और रिपल्सिव फोर्स किसी सिस्टम के अंदर ज़्यादा है मतलब उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीका से ये आपका हो गया मोस्ट स्टेबल, सॉरी ए हो गया लीस्ट स्टेबल, यही हमारा आंसर है। अब आपके लिए काम मैं छोड़ रहा हूँ, अगले वीडियो में इसको मैं डिस्कस कर दूंगा। इस क्वेश्चन में पूछा था लीस्ट स्टेबल, जो मैं बता दिया कि ये होगा लीस्ट स्टेबल। क्यों होगा, रीजन क्लियर है। 2 पॉजिटिव चार्ज अगल बगल है, एडजेसेंट कार्बन एडजेसेंट एटम्स पे है, जिसके बीच में रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा, उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से इसका स्टेबिलिटी कम हो जाता है। लेकिन पता करना है हमें कि इन सब मीन्स ऑल 4 ऑप्शन जो ए बी सी डी है, इस चारों का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो ये काम आपका है, तुम सब स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका लिखना। अगले वीडियो में मैं इस क्वेश्चन के स्टेबिलिटी ऑर्डर को बताऊंगा, फिर चेक करना कितना लोग करेक्ट है। फाइनली मैं आपको बता दिया कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर को राइट कैसे करते हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर को राइट करते वक्त आपको माइंड में क्या रखना है, और फिर मैं भी बता दिया कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी को कैसे चेक करते हैं। अब अगले वीडियो में मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होने के लिए कंडीशन क्या होगा। मीन्स हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक ये होगा, राइट। इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर अब तक नहीं किए होंगे तो, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, लोग तक पहुंचाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा। ओके, थैंक यू।